हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और आज हम बात करेंगे बार्सिलोना की हिस्ट्री के बारे में, जो हमने पार्ट वन में शुरू की थी। पार्ट वन में हमने बात की थी और हमने डिफाइन किया था कि कैसे स्पेन बाकी यूरोपियन कंट्रीज से और बाकी दूसरी कंट्रीज से भी अलग है बहुत मामलों में, और कैसे स्पेन के अलग अलग रीजन्स के बीच में एक ऑटोनॉमी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, कैसे इस ऑटोनॉमी को चैलेंज किया गया बाय जनरल फ्रैंको और कैसे बार्सिलोना ने फाइट बैक किया। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक पार्ट वन भी है। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप जाके पार्ट वन जरूर देखिए, क्योंकि आपको उसके बिना कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा इस वीडियो का। और अब हम बात करेंगे बार्सिलोना के चैप्टर 2 की, जहां पे एक बार फ्रैंको का रूल एस्टैब्लिश हो जाता है और उसके बाद की चीजें क्या क्या होती हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एक बहुत बार ऐसा बोला गया है कि फुटबॉल और पॉलिटिक्स को आप मिक्स मत करिए, लेकिन शायद इससे बड़ा गलत स्टेटमेंट जाने या अनजाने में आज तक नहीं दिया गया है। कुछ स्टोरीज हैं फुटबॉल में जो गेम के बियॉन्ड जाती हैं, प्राइड की, पॉलिटिक्स की, पावर की, लेकिन उनमें से एक काफी पावरफुल, काफी पर्टिनेंट स्टोरी है एफसी बार्सिलोना की, जहां पे एक डिक्टेटर ने एक क्लब को पूरी तरह से इरेज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उस क्लब ने, बार्सिलोना ने, एक बहुत टफ फाइट ऑफर की। अब हमें साल 1939 में और फ्रैंको ने फुल डोमिनेशन, फुल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया है स्पेन के ऊपर। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि फ्रैंको का सपना था कि वो पूरे स्पेन को यूनिफाई करें और जो ऑटोनॉमी है डिफरेंट रीजन्स के बीच में, उसको वो कंप्लीटली तोड़ दें और एक नेशनल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सकें स्पेन की। देखिए, हम इस वीडियो में बहुत ज्यादा उनके पॉलिटिकल मूव्स की तरफ नहीं जाएंगे जो उन्होंने दूसरे कंट्रीज के साथ किया इन टर्म्स ऑफ वॉर, क्योंकि जैसे आपको पता है 1939 वर्ल्ड हिस्ट्री में और यूरोपियन हिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था और यहाँ पे फ्रैंको ने बहुत सारी चीजें की जो मिलिट्री हिस्ट्री से भी एसोसिएटेड है। लेकिन इस वीडियो में हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो हम उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। खैर, हम बात करते हैं फुटबॉल की और हम वापस आते हैं साल 1939 यानी 1939 के ऊपर, और हम बात करना शुरू करते हैं स्पेन की, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था जनरल फ्रैंको ने। फुटबॉल के ऊपर अगर इमीडिएट इफेक्ट की बात की जाए तो फुटबॉल पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका था पूरी कंट्री में। स्टेडियम्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, प्लेयर्स या तो भाग गए या फिर उनको फोर्स किया गया आर्मी में फाइट करने के लिए, और काफी सारे क्लब्स ऐसे थे जिनको टेम्परेरीली डिसबैंड कर दिया गया, यानी कि टेम्परेरीली वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। बार्सिलोना के अलावा दूसरे रीजन्स और फुटबॉल क्लब्स ने भी सफर किया, जैसे कि बास्क कंट्री के अंदर जो फुटबॉल क्लब्स थे, कैटलोनिया में ऑफ कोर्स काफी सफर किया बार्सिलोना ने। और इस पूरे हिस्ट्री में एक बहुत डार्क चैप्टर था और वो था बार्सिलोना के प्रेसिडेंट जोसेप सुनियोल का एग्जीक्यूशन, उनकी पॉलिटिकल किलिंग, जिसने इस कहानी को एक बहुत डार्क टर्न दे दिया। जोसेप सुनियोल एक लॉयर, जर्नलिस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के अलावा वो बार्सिलोना के क्लब प्रेसिडेंट भी थे। एक प्राउड कैटलन नेशनलिस्ट थे वो, और रिपब्लिकन लेफ्ट के साथ वो अलाइन करते थे जहां तक उनके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स की बात की जाए। उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी के ऊपर पुश किया, उन्होंने वर्कर्स राइट के ऊपर पुश किया, और सबसे बड़ी बात जहां तक बार्सिलोना के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए या फिर शायद फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, वो पुश करते थे कि फुटबॉल ट्रॉफीज और गोल से ज्यादा बढ़ के है सोसाइटी में इक्वालिटी पुश करने के लिए फुटबॉल का यूज होना चाहिए। एक उनका बहुत फेमस कोट है स्पेनिश में, जिसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, और उसमें वो कहते हैं कि स्पोर्ट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी, इट इज अ पार्ट ऑफ द सोल ऑफ पीपल। यानी कि फुटबॉल को वो बहुत सोशलिस्ट तरीके से देखते थे। उनके लीडरशिप के अंदर बार्सिलोना का कद एज अ फुटबॉल क्लब तो काफी बढ़ा ही, लेकिन फ्रैंको के लिए ये अच्छी न्यूज नहीं थी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम में पहले आ रहे हैं 1936 में। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 1939 में फ्रैंको ने फुल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। जोसेप सुनियोल जा रहे होते हैं फ्रंट लाइंस पे मैड्रिड के पास रिपब्लिकन ट्रूप्स से मिलने, लेकिन रास्ते में वो क्रॉस कर जाते हैं सियरा दे ग्वादेरामा में, जो कि मैड्रिड के पास का एक प्रोविंस है, और वो कंट्रोल करते थे फ्रैंको के फोर्सेस। जोसेप सुनियोल की कार को रोका जाता है, उनको कैप्चर किया जाता है। वो कहते हैं कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो काफी रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल हैं सोसाइटी में, लेकिन उनकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उनको कोई ट्रायल नहीं मिलता है, कोई मर्सी नहीं मिलती है, और वो एक फायरिंग स्क्वाड फेस करते हैं। इसके बाद उनकी बॉडी को एक अनमार्क्ड ग्रेव में, यानी कि आज तक पता नहीं है कि जोसेप सुनियोल की बॉडी किस ग्रेव में फेंकी गई, किस कब्र में उनको दफनाया गया, और उसके बाद इस बात को लेकर काफी आउटरेज होता है। लेकिन फ्रैंको डिटरमिन्ड थे कि वो किसी भी कीमत पे रुकेंगे नहीं। आज भी अगर बार्सिलोना एज अ फुटबॉल क्लब ये चाहता है या फैंस ऐसा चाहते हैं कि वो जोसेप सुनियोल को एक ट्रिब्यूट दे पाए,
तो वो पॉसिबल नहीं है। वो उनको ट्रिब्यूट सिर्फ अपने थॉट्स में देना पड़ेगा, क्योंकि आज तक पता ही नहीं है कि जोसेफ सुनियोल का ग्रेव कहाँ है, कहाँ पे उनकी बॉडी फेंकी गई। और अब हम वापस आते हैं 1939 में, जहां पे फ्रैंको डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो स्पेन के एकमात्र रूलर हैं। वन पार्टी फासिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो चुका है स्पेन, और जहां स्पेन की आइडेंटिटी हुआ करती थी एक डाइवर्सिटी की, ऑटोनॉमी की, वहां से स्पेन हैज चेंज्ड इनटू सेंसरशिप, अरेस्ट्स, एग्जीक्यूशंस एंड अ वन पार्टी रूल। ना सिर्फ कैटलान बल्कि बास्क, गलीशियन, सारे लैंग्वेजेस को बैन कर दिया जाता है, उनके रीजनल सॉन्ग्स बैन कर दिए जाते हैं, उनके फ्लैग्स बैन कर दिए जाते हैं। और इन सब के पीछे रीजन क्या था? एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना, चाहे वो बंदूक की नोक पे ही क्यों ना हो। और अब हम आते हैं बार्सिलोना के ऊपर, और बार्सिलोना के अगेंस्ट फ्रैंको ने कौन कौन से डिसीजंस लिए थे उसकी बात हम करेंगे। काफी डिसीजंस फ्रैंको ने लिए, उसमें कुछ डिसीजंस काफी एक्सट्रीम थे, जैसे कि मैंने आपको जोसेफ सुनियोल के एग्जीक्यूशन के बारे में बताया। लेकिन उसके अलावा बार्सिलोना को अपना नाम चेंज करना पड़ा। इन सारे चीजों के ऊपर डिटेल में हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन बार्सिलोना को अपना नाम चेंज करना पड़ा, अपने क्रेस्ट या लोगो में से उनको कैटलान फ्लैग रिमूव करना पड़ा। पब्लिक में प्लेयर्स कैटलान लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते थे, फैंस कैटलान में चैंट नहीं कर सकते थे। और फ्रैंको सिर्फ यहां पे नहीं रुके, वो बोर्ड रूम्स तक में घुस गए और ऐसे प्रेसिडेंट्स जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे, उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते थे, उनको भी रिप्लेस किया। यहां पे लेकिन एक बात समझने वाली बहुत जरूरी है कि फ्रैंको जो भी थे वो काफी श्रूड थे, काफी चालाक थे, वो बेवकूफ नहीं थे। उनको ये पता था कि फुटबॉल को एज अ टूल, एज अ प्रोपेगेंडा टूल जरूर वो यूज कर सकते हैं। और वहां पे उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए फुटबॉल से रिलेटेड, जो कि आज तक स्पेनिश फुटबॉल को अफेक्ट करता है। फ्रैंको को ये पता था कि लोग एक पॉइंट के बाद फुटबॉल देखने जरूर आएंगे, और कहीं ना कहीं अगर हमने फुटबॉल के नैरेटिव को कंट्रोल किया, अगर हमने फुटबॉल को वेपनाइज कर दिया अपने रिजीम को फॉरवर्ड करने के लिए, अपने रिजीम को एक वॉइस बनाने के लिए, तो वो बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है। और इसके अंदर काफी सारे डिसीजंस आते हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बोर्ड रूम्स को इन्फ्लुएंस करना, ट्रांसफर्स को इन्फ्लुएंस करना, कुछ क्लब्स के प्रेसिडेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करना, और इनफैक्ट उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेना, ये सारी चीजें फ्रैंको के रेजिम ने की हैं। और हम ये सिर्फ फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। जहां तक फ्रैंको के उन डिसीजंस की बात की जाए जिसके अंडर उन्होंने बार्सिलोना को एज अ क्लब सप्रेस किया, उनको दबाने की कोशिश की, तो उनमें से कुछ डिसीजंस ये थे, जैसे कि 1941 में बार्सिलोना को अपना नाम चेंज करना पड़ा। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, जो कि एक कैटलोनियन नेम है, उसको चेंज करके उनको अपना नाम करना पड़ा क्लब दे फुटबॉल बार्सिलोना। इसका मतलब यह है कि 1941 से फ्रैंको के डेथ तक अगर आप फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का लोगो देखेंगे तो वो रीड FCB नहीं करता है, वो CFB रीड करता है। ये फोर्स्ड नाम चेंज करवाया था बार्सिलोना को, ताकि एक स्पेनिश नाम उनको दिया जाए, कैस्टिलियन नेम। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कैटलोनियन और कैस्टिलियन में डिफरेंस क्या है। कैटलोनिया की रीजनल लैंग्वेज, रीजनल आइडेंटिटी थी, और कैस्टिलियन एक पूरे यूनिफाइड स्पेन की रीजनल आइडेंटिटी थी, जो फ्रैंको फोर्स करना चाहते थे पूरे देश के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्लब के कम्युनिकेशन में कैटलान भाषा को रोक दिया गया, उसको बैन कर दिया गया, और पब्लिक में भी प्लेयर्स ये भाषा नहीं बोल सकते। द सेनियरा यानी कि कैटलोनियन फ्लैग जो आप देखते हैं बार्सिलोना के क्रेस्ट में या उनके बैज में, उसको रिमूव करने का ऑर्डर दिया गया। उसके साथ साथ जो भी कैटलोनियन आइडेंटिटी थी उनके बैज में, उनके कम्युनिकेशंस में, उसको रिमूव करने का ऑर्डर दिया गया बाय द फ्रैंको गवर्नमेंट। क्लब प्रेसिडेंट्स के अंदर हमने बात की, तो फ्रैंको के रूल के अंडर जो भी क्लब के प्रेसिडेंट्स बनते थे, बार्सिलोना के जो भी प्रेसिडेंट्स होते थे, उनको रेजिम के यानी फ्रैंको के अप्रूवल के बाद ही अपॉइंट किया जा सकता था। और इसमें से सारे प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किए जाते थे वो या तो सिविल सर्वेंट्स होते थे स्पेनिश गवर्नमेंट के अंडर, मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, या फिर जनरल फ्रैंको के सिंपैथाइजर्स हुआ करते थे। और इसका रीजन एक ही था कि वो क्लब को इन लाइन रखना चाहते थे, वो क्लब को कंट्रोल के अंदर रखना चाहते थे। इसकी वजह से, जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बहुत फ्रिक्शन, एक बहुत ज्यादा तनातनी का माहौल क्रिएट हुआ, और कैटलन आइडेंटिटी जो थी बार्सिलोना की फुटबॉल क्लब की, उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया, यानी कि कैटलन आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया बार्सिलोना के कैरेक्टर से। बात यहां पे नहीं रुकी, सेंसरशिप और फैंस के ऊपर सर्वेलेंस, यानी फैंस के ऊपर नजर भी काफी हद तक रखी गई। इसके अंडर कैंप नू और लेस कॉर, जो कि बार्सिलोना का पुराना स्टेडियम था, उसको काफी ज्यादा हेविली मॉनिटर किया गया। कई बार सीक्रेट पुलिस ऑफिसर्स प्लेन क्लोथ्स में, नॉर्मल कपड़ों में फैंस के बीच बैठे रहते थे,
ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई एंटी फ्रैंको स्लोगन्स तो नहीं कर रहा है, कहीं उनके अगेंस्ट कोई चैंटिंग तो नहीं कर रहा है। अगर कोई भी चीज ऐसी मिलती थी उनको जिस जो उनके हिसाब से एंटी फ्रैंको एंटी स्पेनिश स्टेट हुआ करती थी, तो ऐसे फैंस ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था और फिर उनको ट्रायल या एग्जीक्यूट भी किया गया था। इसके अलावा ट्रैवल और फाइनेंशियल रेगुलेशंस भी लगाए गए बार्सिलोना के ऊपर, जैसे कि इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए बार्सिलोना अगर ट्रैवल करना चाहती थी, अगर स्पेन के बाहर जाना चाहती थी कोई यूरोपियन कंपटीशन खेलने के लिए या इंटरनेशनली किसी टीम के साथ खेलने के लिए, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता था। बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही वाले स्टेप्स वहां पे अप्लाई कर दिए जाते थे। यहाँ पे बार्सिलोना को फाइनेंशियली भी डिसएडवांटेज किया गया, उनको फाइनेंशियली कमजोर किया गया, क्योंकि उनको वो ग्रांट्स, वो सारी चीजें जो फाइनेंशियल एक स्टेट की तरफ से एक क्लब को दी जाती हैं, वो रोकी गई या फिर बहुत हद तक कम कर दी गई। स्टेट स्पॉन्सर्ड लोन्स जो कि दूसरे क्लब्स को भी मिला और वो यहाँ पे बार्सिलोना को नहीं मिला। मीडिया में भी बार्सिलोना को काफी सप्रेस किया गया और चूंकि फ्रैंको पूरी तरह से स्पेन को कंट्रोल करते थे तो वो मीडिया को भी कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पे नो ड्यू न्यूज लेटर्स, जो कि वहां पे एक प्रोमिनेंट न्यूज़लेटर था उस टाइम पे, वहां पे बार्सिलोना जब कोई मैच जीतती भी थी तो उसकी चर्चा बहुत कम की जाती थी, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। इस पे भी बात नहीं रुकी, ट्रांसफर्स में भी फ्रैंको रेजिम ने इंटरफियर किया। अल्फ्रेडो डी स्टेफानो का केस काफी लोगों को पता होगा। 1953 में बार्सिलोना का अग्रीमेंट था रिवर प्लेट के साथ, जहां पे डी स्टेफानो पहले खेला करते थे, कि वो बार्सिलोना एज अ प्लेयर ट्रांसफर होंगे, लेकिन एक फ्रैंको रेजिम ने यहाँ पे इंटरफियर किया। हालांकि हमने इसके बारे में एक शॉर्ट भी बनाया, वो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रैंको रेजिम इंटरफेयर करती है और एक बहुत अजीब जजमेंट आता है इस केस में। फ्रैंको की रेजिम के हिसाब से ऐसी रूलिंग दी गई कि एक सीजन डी स्टेफानो रियल मैड्रिड के लिए खेलेंगे और दूसरे सीजन वो बार्सिलोना के लिए खेलेंगे। यहाँ पे बार्सिलोना ने इस रूलिंग के बाद यहाँ से विड्रॉ कर लिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि इसके पीछे भी फ्रैंको के रिजीम ने उनके ऊपर प्रेशर डाला था। जोसेप सुनियोल के जस्टिस के लिए बार्सिलोना एज अ क्लब और बार्सिलोना एज अ रीजन ने काफी देर तक पुश किया, लेकिन फ्रैंको की रिजीम ने कभी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है, और उसकी वजह से उनको कभी भी जस्टिस जोसेप सुनियोल को और उनकी फैमिली को कभी भी मिल नहीं पाया। कोई भी पब्लिक मेंशन, कोई ट्रिब्यूट, कोई इंक्वायरी, कोई भी चीज अलाउ नहीं की गई और सारी तरह से जस्टिस को डिनाई किया गया। इनफैक्ट 1975 में जब फ्रैंको की डेथ हुई उसके बाद जाके जोसेप सुनियोल को बार्सिलोना ने प्रॉपरली मेमोराइज किया और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनको एक्सेप्ट किया, और क्योंकि उसके पहले उनको ये मौका ही नहीं दिया गया था। और इस कहानी का सबसे बड़ा चैप्टर जिसको आज भी मेंशन किया जाता है, और ये था 1943 का कोपा डेल जनरलिस्मो सेमीफाइनल। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस मैच में ऐसा हुआ था कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में कोपा डेल रे, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया था कोपा डेल जनरलिस्मो, यहाँ पे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में एक 2 लेग्स का 2 लेगेड सेमीफाइनल हो रहा था। इस मैच को देखा गया एज अ सिंबल, एक निशानी उनके ऊपर जो ऑपरेशन किया था, जो जाति की थी उनके साथ, बार्सिलोना के साथ इन पर्टिकुलर, एज अ सिंबल इस मैच को देखा गया। इस मैच का पहला लेग खेला गया था 13 जून 1943 को। होम पे बार्सिलोना ये मैच अपने होम ग्राउंड लेस कॉर्ट्स, जो कि वहां पे उनका होम ग्राउंड हुआ करता था, वहां पे 3-0 के स्कोर लाइन के साथ ये मैच जीतती है। और वहां पे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को बू किया जाता है, उनको जीयर किया जाता है बाय द लोकल फैंस, जो कि ऑफ कोर्स फ्रैंको और फ्रैंको रेजिम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ऐसा माना जाता है कि दोनों लेग्स के बीच में, क्योंकि जो दूसरा लेग था वो 20 जून 1943 को खेला गया था, लेकिन इन 7 दिनों के बीच में बार्सिलोना को विजिट्स पे किए गए। जनरल फ्रैंको के ऑफिशियल से उनको विजिट्स दिए गए, उनको धमकियां दी गई कि आप अपनी लाइन में रहें, आप स्पेनिश कैपिटल को आप डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश ना करें। 20 जून 1943 1943 को इसका सेकंड लेग खेला गया, जहां पे एक बार्सिलोना प्लेयर ने यह भी कहा कि वी वर नॉट अ टीम दैट डे, वी वर मेन विदाउट फ्रीडम। ये विजिट्स या कोई कोअर्शन, यानी कि इस जबरदस्ती को प्रूव करने के लिए कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन आज भी इसको हिस्टोरियंस जो हैं वाइडली एक्सेप्ट करते हैं कि यह पॉलिटिकल कोअर्शन, यानी कि पॉलिटिकल जबरदस्ती, राजनीतिक जबरदस्ती का किस्सा था जो कि बार्सिलोना के साथ हुआ था। हालांकि 20 जून 1943 को चमार्टिन स्टेडियम, जो कि सैंटियागो बर्नाब्यू से पहले रियल मैड्रिड का होम ग्राउंड हुआ करता था, वहां पे दूसरा मैच होता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे स्टेडियम को भर दिया गया था प्रो फ्रैंको सपोर्टर से, सिविल गार्ड से और पुलिस फोर्स से। पूरे हफ्ते स्टेट मीडिया ने ऐसे कैंपेन्स चलाए जो रियल मैड्रिड की सुपीरियरिटी को जिन्होंने हाईलाइट किया, उसके ऊपर काफी तवज्जो दी। कुछ सोर्सेस के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि बार्सिलोना के प्लेयर्स को फिजिकल एंड वर्बल
वर्बल अब्यूज भी फेस करना पड़ा, स्टैंड्स की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से और इनफैक्ट रेफरीज की तरफ से भी। रिजल्ट, इस मैच का रिजल्ट क्या था ये शायद आप सबको पता होगा। रियल मैड्रिड 11, बार्सिलोना 1। रियल मैड्रिड ने पहले हाफ में ही 8 गोल स्कोर कर दिए गए थे और ये एल क्लासिको की सबसे बड़ी डिफीट है आज तक इन हिस्ट्री। बार्सिलोना के प्लेयर्स की जहां तक बात की जाए तो वो फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड थे इस मैच के बाद, क्योंकि उनको कहीं से भी कोई भी प्रोटेक्शन ऑफर नहीं किया गया, ना ऑफिशियल्स की तरफ से, ना रेफरीज की तरफ से। बार्सिलोना के प्लेयर्स और मैनेजमेंट फ्यूरियस थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि ये अलाउड ही नहीं था। बार्सिलोना के प्रेसिडेंट को इस मैच के बाद रिजाइन करना पड़ा क्योंकि वो ह्यूमिलिएट हो गए थे इस हद तक। एरिक पिनियरो उनका नाम था और आज तक ये कैटलन स्पोर्टिंग हिस्ट्री में एक बहुत डार्क चैप्टर माना जाता है। सबसे पहले आते हैं कि क्या जनरल फ्रैंको एक रियल मैड्रिड फैन थे, क्या वो रियल मैड्रिड को पसंद करते थे। जनरल फ्रैंको की अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो उनके पूरे जीवन में, कहीं उनके पूरे लाइफ में ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो रियल मैड्रिड फैन थे। इनफैक्ट वो ऐसा कोई प्रूफ उनके पूरे लाइफ में दिखता नहीं है कि वो फुटबॉल के सपोर्टर भी थे। उनको स्पोर्ट में भी कोई दिलचस्पी थी या नहीं, ये चीज प्रूव नहीं की जा सकती। लेकिन ऑफ कोर्स एज अ डिक्टेटर वो मास इन्फ्लुएंस समझते थे। वो ये समझते थे पावर ऑफ सिंबोलिज्म, अगर मैं फुटबॉल को कंट्रोल कर सकूं तो मैं मासेस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता हूं। इसकी वजह से उन्होंने रियल मैड्रिड को चूज किया। और यहाँ पे एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन है जो काफी लोग पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो उन्होंने रियल मैड्रिड को ही चूज क्यों किया, रियल मैड्रिड को ही एज अ क्लब अपना सिंबल क्यों उन्होंने चूज किया। तो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड मैड्रिड में बेस्ड है, मैड्रिड स्पेन का कैपिटल है और वहां से ऑफ कोर्स फ्रैंको के सेंट्रलाइज पावर के लिए ये एक बहुत बड़ा वेपन था। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया कि फ्रैंको एक यूनिफाइड स्पेनिश आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। सो एक ऐसी टीम मैड्रिड से जो जीते, अ विनिंग टीम फ्रॉम मैड्रिड वाज द परफेक्ट सिंबल, और इसकी वजह से उन्होंने रियल मैड्रिड को चूज किया। रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स यूरोप में सबसे सक्सेसफुल क्लब है और वहां पे डी स्टेफानो के ट्रांसफर के बाद यूरोप में जो डोमिनेशन शुरू किया रियल मैड्रिड ने, उसकी वजह से रियल मैड्रिड को इंटरनेशनली लेजिटिमेसी मिली, इंटरनेशनली उनको ज्यादा रिकॉग्नाइज किया। यहां पे एक बात याद रखने लायक है जो मैंने पहले भी बताई है कि मीडिया को वो पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। तो स्पेन से जो भी न्यूज बाहर जाती थी वो जनरल फ्रैंको की रेजीम कंट्रोल किया करती थी और सारी पॉजिटिव स्टोरीज ही बाहर जाया करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्पेन एज अ कंट्री आइसोलेट हो गया था। अब इसकी हिस्ट्री एक मिलिट्री हिस्ट्री है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वहां पे नहीं जा रहे हैं। वहां पे जनरल फ्रैंको ने फुटबॉल को एज अ टूल यूज किया स्पेन की इमेज को बेटर बनाने के लिए। एक बात यहां पे ध्यान रखने लायक है कि रियल मैड्रिड एज अ क्लब, उन्होंने कभी भी जनरल फ्रैंको को ओपनली सपोर्ट नहीं किया। ये शायद कुछ लोगों के लिए काफी सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी भी ओपनली जाके ये बोला नहीं कि हम जनरल फ्रैंको के जो आइडियाज हैं इनके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम इनसे अग्री करते हैं। हालांकि उन्होंने एथलेटिक बिल्बाओ, बार्सिलोना की तरह उनको कभी ओपनली अपोज भी नहीं किया जनरल फ्रैंको को, और उसकी वजह से एक स्टेट क्लब यानी कि एक प्रोपेगेंडा टूल के मोल्ड में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रियल मैड्रिड परफेक्टली फिट बैठ गई जनरल फ्रैंको के लिए। इनफैक्ट यहां पे यह कहना गलत नहीं होगा कि जनरल फ्रैंको ने रियल मैड्रिड को एज अ टूल यूज किया। उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। रियल मैड्रिड के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स जैसे कि सैंटियागो बर्नाब्यू, वो वॉर में भी लड़े थे, लेकिन ये ऐसा भी जरूर हो सकता है कि ये कोवर्जन के अंडर हो। ये बात सच है कि रियल मैड्रिड के इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि सैंटियागो बर्नाब्यू, वो एक नेशनलिस्ट साइड में लड़े थे सिविल वॉर के दौरान, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी मानना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड डिड नॉट आस्क फॉर दिस आइडेंटिटी। उन्होंने कभी भी जाके फ्रैंको के साथ खुद से अलाइन नहीं किया। आज भी काफी सारे रियल मैड्रिड फैंस, इनफैक्ट स्पेन में रहने वाले फैंस, बहुत ही विहिमेंटली, बहुत ही जोर शोर से इस आइडेंटिटी को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि फ्रैंको का चैप्टर सबसे डार्केस्ट चैप्टर था रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में भी। और अगर आप रियल मैड्रिड के सक्सेस को सिर्फ फ्रैंको को असाइन करते हैं तो मेरे हिसाब से, या फिर इनफैक्ट अगर आप उसके एविडेंस की भी बात करो तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि वो उनके पास ग्रेट प्लेयर्स, ग्रेट मैनेजर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास हमेशा टॉप नॉच था। लेकिन ऑफ कोर्स इस चीज के ऊपर डिबेट चलता आया है, चलता रहेगा। ऑफ कोर्स पॉलिटिकली बार्सिलोना, एथलेटिक बिल्बाओ, खास करके बार्सिलोना को बहुत दबाया गया और उसकी वजह से कभी इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिला फ्रैंको के रेजीम के दौरान, और उसकी वजह से एक डिसएडवांटेज तो जरूर था, ये भी काफी लोगों को मानना ही पड़ेगा। ऑफिशियली ऑफ कोर्स
रियल मैड्रिड डिनाई करता है कि वो फ्रैंको के क्लब थे। इनफैक्ट उनको रेजीम की तरफ से, डेनियल फ्रैंको के रेजीम की तरफ से कई बार इंस्ट्रक्शंस आते थे जो उनको फॉलो करने पड़ते थे। और बर्नाबेउ फैमिली, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में, उनके काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स को भी जेल में डाला गया ड्यूरिंग द वॉर। तो ये था पार्ट 2 बार्सिलोना की हिस्ट्री के बारे में, उनके कैटलन आइडेंटिटी के बारे में। और इस पार्ट में हमने बात की कि जनरल फ्रैंको ने क्या क्या डिसीजंस लिए, किस तरह से बार्सिलोना को सप्रेस करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स इस पार्ट में हमने पूरे डिसीजंस की बात नहीं की है। ऑफ कोर्स आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये 25-30 साल का लंबा पीरियड था। हर चीज को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने मेजर चीजों को कवर करने की कोशिश की है। और इस पार्ट में, जैसे मैंने पहले बोला, हमने बात करने की कोशिश की है उन डिसीजंस के बारे में जो जनरल फ्रैंको ने बार्सिलोना के अगेंस्ट लिए। और पार्ट 3 यानी कि आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे एक्चुअल रेजिस्टेंस की। बार्सिलोना ने क्या रेजिस्टेंस ऑफर किया और बार्सिलोना ने एज अ फुटबॉल क्लब कैसे रिकवर किया इस ऑपरेशन, इस जाति के अगेंस्ट। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बोला था, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, पार्ट 1 आप जरूर देखिए, अदरवाइज आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। और मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि इस वीडियो को, इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए काफी मेहनत, हर तरह से, चाहे आप स्क्रिप्टिंग की बात करें, चाहे आप एडिटिंग की बात करें, चाहे आप इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने की बात करें, काफी मेहनत लगती है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो जस्ट शो अस योर सपोर्ट। हाउ कैन यू डू दैट? आपको कुछ नहीं करना है, एक पैसा आपका खर्चा नहीं होगा। ऑल यू हैव टू डू इज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और उनको कहिए कि हमको सब्सक्राइब करें। तब तक पार्ट 3 का वेट करिए। पार्ट 3 मैं कोशिश करूंगा आप तक थोड़ा जल्दी लाने की। पार्ट 2 लाने में काफी देर हो गई, लेकिन पार्ट 3 मैं कोशिश करूंगा आप तक जल्दी लाने के लिए। जैसे आपने फर्स्ट वीडियो के लिए अपना सपोर्ट दिखाया था, उस तरह से अगर आप अपना सपोर्ट दिखाएं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग होता है वो। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज डोंट शाई अवे, प्लीज ऐड करिए। पार्ट 3 का वेट करिए, वो जल्दी आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेनेस इन द मॉन्क।